पढ़ाने वाली हूँ जीके के 10 साल क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 8। फ्रेंड्स, जीके के 7 वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जीके के, वो आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पूरे ध्यान से इसे पढ़िए और साथ ही आप इसे याद भी कीजिए ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके। एंड फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है देन आप इसे लाइक कीजिए, और साथ ही स्टडी से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियोज़ चाहिए देन आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। सो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम अपनी स्टडी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शेरशाह किस वंश के थे। सो शेरशाह सूर्यवंश के थे। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था। सो शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। और हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है कि अमेरिका में गुलामों का सबसे पहला ज्ञात व्यापारी कौन था। सो अमेरिका में गुलामों का सबसे पहला ज्ञात व्यापारी वारिका डचमैन था। और हमारा प्रश्न संख्या चौथा है कि किस आक्रमण के कारण गुप्त वंश का पतन हो गया। सो हुन नेता तुर्मान के आक्रमण के कारण गुप्त वंश का पतन हो गया। और हमारा प्रश्न संख्या 5वां है कि गुप्त काल में किस धर्म की उन्नति हुई थी। तो गुप्त काल में हिंदू धर्म की उन्नति हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 6 है किस वैज्ञानिक को भौतिकी एवं रसायन शास्त्र दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला था। सो मैडम क्यूरी को भौतिकी एवं रसायन शास्त्र दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला था। और हमारा प्रश्न संख्या 7वां है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने। सो अब्राहम लिंकन 1860 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और हमारा प्रश्न संख्या 8वां है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। सो फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 9वां है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। और हमारा प्रश्न संख्या 10वां है कि लेटर्स ऑन इंग्लिश किस दार्शनिक की रचना है। सो लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। और हमारा प्रश्न संख्या 11वां है कि विश्वकोश का संपादक कौन था। सो विश्वकोश का संपादक दीद्रो था। और हमारा प्रश्न संख्या 12वां है कि चंद्रहुद्रों की खोज किसने की। एमजी मजुमदार ने। चंद्रहुद्रों की खोज एमजी मजुमदार ने कब की थी। सो चंद्रहुद्रों की खोज एमजी मजुमदार ने 1921 ईस्वी में की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 13वां है कि मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ होता है। सो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 14वां है कि भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए। सो भारत आने वाले आर्य इंडो कहलाए थे। और हमारा प्रश्न संख्या 15वां है कि अंग महाजनपद के बारे में बताएं। सो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है तथा यह भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में पड़ता है जो कि बिहार में है। और हमारा प्रश्न संख्या 16वां है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे। सो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। और हमारा प्रश्न संख्या 17वां है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। और हमारा प्रश्न संख्या 18वां है कि हज़रत मोहम्मद उर्फ अमीन के माता पिता का क्या नाम था। सो हज़रत मोहम्मद उर्फ अमीन के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। और हमारा प्रश्न संख्या 19 है कि पैगंबर के उत्तराधिकारी को कौन सी पदवी दी जाती थी। सो पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा की पदवी दी जाती थी। और हमारा प्रश्न संख्या 20वां है कि ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। सो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। और हमारा प्रश्न संख्या 21 है कि बिंबिसार का उपनाम क्या था। सो बिंबिसार का उपनाम श्रीनिक था। और हमारा प्रश्न संख्या 22 है कि अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ था। सो अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रसेन जी की कन्या वजीरा के साथ हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 23 है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। सो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा संभवतः नंदीवर्धन था। और हमारा प्रश्न संख्या 24 है कि नंदवंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। सो नंदवंश के पतन के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ था।
और हमारा प्रश्न संख्या 25 है कि सिकंदर का भारत पर विजय अभियान कब शुरू हुआ था। सिकंदर का भारत पर विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 26 है कि चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य की राजधानी पर कब बैठा था। चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य की राजधानी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। और हमारा प्रश्न संख्या 27 है कि उस वैज्ञानिक का नाम बतावें जिसने सर्वप्रथम यह बतलाया कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। आर्यभट्ट ने बताया कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती है और आर्यभट्ट ने ही आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 28 है कि वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था। वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। और हमारा प्रश्न संख्या 29 है कि गुप्तकालीन मंदिर निर्माण कला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। गुप्तकालीन मंदिर निर्माण कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। और हमारा प्रश्न संख्या 30 है कि श्री गुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 31 है कि धन विधेयक क्या है। साधारणतया आय व्यय से संबंधित सभी धन विधेयक कहे जाते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 32 है कि 14वां संशोधन जो कि 1963 ईस्वी में हुआ था क्या है। पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। 14वें संशोधन के अंतर्गत पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर इनमें विधानसभाओं की व्यवस्था की गई। और हमारा प्रश्न संख्या 33 है कि राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है। वर्ष 1990 में इस आयोग की स्थापना की गई। आयोग के कार्य हैं संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदत्त कानूनी सुरक्षोपायों की जांच करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों के बारे में सरकार को सिफारिशें करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले संवैधानिक तथा अन्य कानूनों में मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करना। और हमारा प्रश्न संख्या 34 है कि ITBP क्या है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और हमारा प्रश्न संख्या 35 है कि विशिष्ट सेवा मेडल क्या है। विशिष्ट सेवा मेडल यह सेना के कर्मचारी को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 36 है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है। यह भारतीय भाषाओं में लिखे गए सर्वोत्कृष्ट साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 37 है कि ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान क्या है। नाइट या डैम कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान है। और हमारा प्रश्न संख्या 38 है कि 1958 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों के नाम बतावें। डॉक्टर ढोड़ो केशव कर्वे को 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वो भी मरने के पश्चात। और हमारा प्रश्न संख्या 39 है कि 1968 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने चिदम्बरा नामक पुस्तक यानी साहित्य लिखा था, जो कि हिंदी भाषा में था। और हमारा प्रश्न संख्या 40 है कि 1973 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन थे। 1973 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सुलोचना रूबी मायर को सम्मानित किया गया था, जो कि एक अभिनेत्री थी। और हमारा प्रश्न संख्या 41 है कि 1962 में मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली भारतीय कौन थे। 1962 में मदर टेरेसा को अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 42 है कि बांसुरी वाद्य के वादक कौन कौन थे। बांसुरी वाद्य के वादक हरिप्रसाद चौरसिया, एन रामनी, TR महालिंगम, पन्नालाल घोष थे। और हमारा प्रश्न संख्या 43 है कि समग्र आवास योजना क्या था। सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु 2000 से 2001 में ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य। इसके लिए 12 लाख से अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण इंदिरा आवास योजना के तहत चलाने का लक्ष्य था। और हमारा प्रश्न संख्या 44 है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का वर्णन करें। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक थी।
इसमें 8,577 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसका मुख्य उद्देश्य मशीन निर्माण की क्षमता को विकसित करना तथा राष्ट्रीय आय में 5% वृद्धि करना, प्रतिवर्ष वृद्धि करना था। और हमारा प्रश्न संख्या 45 है कि भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। भुगतान संतुलन यह किसी देश के निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के बीच दी हुई अवधि में संपन्न किए गए सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण अथवा लेखा है। और हमारा प्रश्न संख्या 46 है कि अस्पताल और डॉक्टरी सहायता के प्रमुख प्रतीक चिन्ह क्या है। अस्पताल और डॉक्टरी सहायता के प्रमुख प्रतीक चिन्ह लाल क्रॉस है। और हमारा प्रश्न संख्या 47 है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक क्या है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक कंगारू है। और हमारा प्रश्न संख्या 48 है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक क्या है। हमारा प्रश्न संख्या 47 है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। और प्रश्न संख्या 48 है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक क्या है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक सिडनी ओपेरा हाउस है, जो कि सिडनी में स्थित है। और हमारा प्रश्न संख्या 49 है कि मिस्र के पिरामिड के बारे में बताएं। राज परिवार के मकबरे जिसमें मिस्र के मृत फरोह के शव सुरक्षित रखे हैं, यह गीजा से शुरू होकर नील के पश्चिम दिशा में कायरो के सामने होती हुई दक्षिण में लगभग 100 किलोमीटर तक स्थित है। यह पिरामिड मिस्र के 100 वर्षों के इतिहास के साक्ष्य है। और हमारा प्रश्न संख्या 50 है कि अफगानिस्तान देश की संसद का क्या नाम है। अफगानिस्तान देश की संसद का नाम शोरा है। और हमारा प्रश्न संख्या 51 है कि भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। भारत में 1993 ईस्वी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 52 है कि किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। 1999 ईस्वी में बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 53 है कि लैंगिक विषमता का संबंध है। लैंगिक विषमता का संबंध है सामाजिक मूल्यों से। और हमारा प्रश्न संख्या 54 है कि किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। 1987 ईस्वी में बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 55 है कि वैश्वीकरण के मुख्य प्रेरक क्या है। बाजार की खोज, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर नेटवर्क, बहुराष्ट्रीय विनियोग वैश्वीकरण के मुख्य प्रेरक है। और हमारा प्रश्न संख्या 56 है कि भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 1995 ईस्वी में। और हमारा प्रश्न संख्या 57 है कि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नगरों में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 58 है कि दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 ईस्वी में पारित किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 59 है कि वर्ष 1999 से 2000 में भारत की कुल श्रम शक्ति का आकार कितना आंका गया है। वर्ष 1999 से 2000 में भारत की कुल श्रम शक्ति का आकार 40 करोड़ आंका गया है। और हमारा प्रश्न संख्या 7 है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की स्थापना कब की गई थी। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की स्थापना 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 61 है कि मूल्य निर्देशांक में वृद्धि से मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है या घटती है। घटती है। और हमारा प्रश्न संख्या 62 है कि कौन सी सारणी बनावट के आधार पर होती है। जटिल सारणी बनावट के आधार पर होती है। और हमारा प्रश्न संख्या 63 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग निर्धारित किया गया है। 2400। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग निर्धारित किया गया है 2400 कैलोरी। और हमारा प्रश्न संख्या 64 है कि थोक मूल्य निर्देशांक का प्रकाशन भारत में किस आधार पर होता है। थोक मूल्य निर्देशांक का प्रकाशन भारत में साप्ताहिक आधार पर होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 65 है कि 1956 ईस्वी की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितनी श्रेणी में बांटा गया था।
गया था। 1956 ईस्वी की औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 66 है कि नवरत्न क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नवरत्न कहलाते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 67 है कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। केंद्र में जनता पार्टी 1977 ईस्वी में सत्ता में आई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 68 है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 69 है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। 18वां सार्क सम्मेलन काठमांडू में हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 70 है कि CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था। CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1996 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 71 है कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 ईस्वी में किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 72 है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और हमारा प्रश्न संख्या 73 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव यू थॉन्ग थे। और हमारा प्रश्न संख्या 74 है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 75 है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 76 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 77 है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी। बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 78 है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। पाकिस्तान शब्द लियाकत अली ने दिया था। और हमारा प्रश्न संख्या 79 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और हमारा प्रश्न संख्या 80 है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 81 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। और हमारा प्रश्न संख्या 82 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। और हमारा प्रश्न संख्या 83 है कि राजकोषीय घाटे से होने वाले खतरे क्या हैं। राजकोषीय घाटे से होने वाले खतरे स्फीतिकारी दबाव हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 84 है कि कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। प्राथमिक घाटा सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। और हमारा प्रश्न संख्या 85 है कि कौन प्राथमिक घाटे की सही माप है। राजकोषीय घाटा ब्याज का भुगतान है। ब्याज का भुगतान कौन प्राथमिक घाटे की सही माप है। राजकोषीय घाटा ब्याज का भुगतान प्राथमिक घाटे की सही माप है। और हमारा प्रश्न संख्या 86 है कि बजट कौन सा शब्द है। बजट फ्रेंच शब्द है। और हमारा प्रश्न संख्या 87 है कि भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी थी। भुगतान शेष की परिभाषा बेनहम ने दी थी। और हमारा प्रश्न संख्या 88 है कि भुगतान शेष के अंतर्गत कौन सी मदें सम्मिलित हैं। भुगतान शेष के अंतर्गत दृश्य मदें, अदृश्य मदें तथा पूंजी अंतरण संबंधित है। और हमारा प्रश्न संख्या 89 है कि भुगतान संतुलन की क्या विशेषता है। क्रमबद्ध रेखा रिकॉर्ड, निश्चित समयावधि तथा व्यापकता भुगतान संतुलन की विशेषता है। और हमारा प्रश्न संख्या 90 है कि पूंजी खाते के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। पूंजी खाते के अंतर्गत निजी सौदे तथा विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग को सम्मिलित किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 91 है कि व्यापार संतुलन का क्या अर्थ होता है। वस्तुओं का आयात एवं निर्यात व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 92 है कि जोखिम की कसनी अति आवश्यक होता है क्योंकि। जोखिम की कसनी अति आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि धारा संपूर्ण रूप से प्रवाहित हो सके। है कि मीटर ब्रिज केवल समान प्रतिरोध मान का होता है क्यों। मीटर ब्रिज केवल समान प्रतिरोध मान का इसलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादा और कम दोनों अवस्था में असंवेदनशील होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 94 है गैल्वेनोमीटर कुंजी को दबाने के पहले बैटरी कुंजी दबाई जाती है क्यों। क्योंकि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को दूर किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर कुंजी को दबाने से पहले बैटरी कुंजी इसलिए दबाई जाती है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को दूर किया जा सके। और हमारा प्रश्न संख्या 95 है कि विलयन को किस आधार में बांटते हैं। विलयन को विक्षेपण के माध्यम से मापते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 96 है कि द्रव स्नेही घोल क्या है। जिसमें कोलाइडल कणों के बीच परस्पर समानता होती है। द्रव स्नेही घोल जिसमें कोलाइडल कणों के बीच परस्पर समानता होती है वह द्रव स्नेही कहलाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 97 है कि उस विलयन का नाम बताएं जो कि हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। दूध, रंग तथा मक्खन ऐसा विलयन है जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 98 है कि जायंगर क्या है। जब फूल में अंडाशय उर्ध्ववर्ती हो जैसे मटर तो जायंगर कहलाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 99 है कि परिजायांगी किस में पाया जाता है। परिजायांगी गुलाब में पाया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 100 है कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। मिट्टी 6 प्रकार के होते हैं। रेतीली, खिरनी, केवाल तथा ह्यूमस मिट्टी, दोमट मिट्टी एवं बलुई मिट्टी।